नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सैनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसका आज यह 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुके हैं। यदि किसी साथी ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करें आज का वीडियो। हमारे पास 251 नंबर प्रश्न है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। 251 नंबर हमारे पास प्रश्न है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। इसके लिए हमें जल का अणु सूत्र मालूम होना चाहिए। तो जल का जो अणु सूत्र होता है वो होता है H2O। तो इसमें अनुपात का अर्थ ये होता है कि जो जल होता है कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है और कितने ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास सूत्र से पता चल रहा है कि जल के अणु में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास 2:1। उसके बाद में हमारे पास 252 नंबर प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पदार्थों की अवस्था में क्रियाशीलता का सही क्रम है। पदार्थों की जो अवस्था होती है उसमें क्रियाशीलता यानी सबसे क्रियाशील कौन होता है। तो जो पदार्थ होता है उसके 3 रूप होते हैं। एक ठोस होता है, उसके बाद में एक द्रव होता है, उसके बाद में गैस होती है। ठोस किस कारण होता है? क्योंकि इसके जो परमाणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए इसका आकार और इसका स्थायित्व निश्चित होता है। उसके बाद में जो द्रव होता है उसके जो परमाणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। उसके लिए उसके बाद में जो गैस है उसके जो परमाणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे क्रियाशील कौन होते हैं। तो सबसे क्रियाशील गैस होती है, उसके बाद में द्रव, और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है? ठोस होता है। तो हमारे पास गैस अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। तो सबसे क्रियाशील गैस होती है, उसके बाद में द्रव और सबसे कम होता है ठोस। तो ये था। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न नंबर 252 253 नंबर प्रश्न है हमारे पास। पदार्थों की अवस्था में स्थायित्व का सही क्रम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। स्थायित्व हमने अभी देखा कि जिसका आकार निश्चित होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि उसके जो परमाणु होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। तो ठोस सबसे स्थायी, उसके बाद में द्रव, उसके बाद में गैस। तो ऑप्शन में देखेंगे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो ये होता है पदार्थ का स्थायित्व का सही क्रम। उसके बाद में 254 नंबर प्रश्न है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हमारे पास ऑप्शन जे टॉमसन, स्टीम ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे टॉमसन ने की थी। इसका एक सूत्र है हमारे पास, ईटा पर नाचे मोर। ईटा पर नाचे मोर। यहाँ पर ई से तात्पर्य है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, टा से होगा टॉमसन, उसके बाद में पै से प्रोटॉन, रै से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो चैडविक ने की थी। तो हमारे पास प्रश्न में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। उसके बाद में 255 नंबर प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है? प्रश्न में ऑप्शन है हमारे पास 4। धनावेशित, ऋण आवेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। एक उसमें प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इस प्रकार से परमाणु की संरचना होती है।
परमाणु का जो केंद्र होता है उसको नाभिक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। और नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर ये जो वर्ताकार पथ है इनको कोश कहा जाता है। कोश, ऊर्जा सत्र या कक्षा कहा जाता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो तीन मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इनके आवेश की बात करते हैं, क्या किस पे कौन सा आवेश होता है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को P से लिखते हैं और P से हम बनाते हैं प्लस। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो आवेश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो P से यहाँ पे प्लस, मतलब आवेश दो होता है, प्लस और माइनस। तो P से यहाँ पे प्लस, जो प्लस वाला आवेश होता है वो किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। उसके बाद में N से न्यूट्रॉन से पहला अक्षर क्या इसमें? नहीं, न। तो इस पे नहीं, मतलब न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई आवेश नहीं होता। जिस पे कोई आवेश नहीं होता वो क्या होता है? उदासीन होता है। उसके बाद में दो आवेश होते, एक पे प्लस आ गया, न्यूट्रॉन पे होता नहीं। तीसरा जो मौलिक कण है वो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? माइनस होता है। तो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। उसके बाद में हमारे पास 256 नंबर प्रश्न, नाभिक में पाए जाने वाले मूलभूत कण हैं। तो नाभिक के अंदर हमने अभी बात की कि दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों कण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास उपयुक्त दोनों। उसके बाद में 257 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन, द्रव्यमान संख्या, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पहले बात की परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें दो मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और इनकी संख्या, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो इसका दोनों ही सही हो जाएंगे। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियॉन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 258 नंबर प्रश्न है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है? तो परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनाता है? धनायन, ऋणायन, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। कोई भी परमाणु है जब इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलता है तो वह क्या बनाता है? धनायन बनाता है। उसके बाद में 259 नंबर हमारे पास प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन रदरफोर्ड, थॉमसन, नील्स बोर, वाटसन। तो परमाणु के नाभिक की जो खोज की थी सबसे पहले किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर बताया था कि परमाणु का जो केंद्र होता है उसको नाभिक कहा जाता है और उसके अंदर एक धनावेशित कण होता है जिसको प्रोटॉन कहा जाता है। उसके बाद में 260 नंबर हमारे पास प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा मौलिक कण अनुपस्थित होता है? तो आपको पता है मौलिक कण परमाणु में तीन होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा मौलिक कण अनुपस्थित होता है? तो एकमात्र परमाणु है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। उसके बाद में हमारे पास 261 नंबर प्रश्न है, समस्थानिक जिसको आइसोटोप भी कहा जाता है। क्या होते हैं आइसोटोप? जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान व प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन जिसको क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है? समान होती है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। तो समस्थानिकों का
सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ऑप्शन हमारे पास रदरफोर्ड सोडी, नील्स बोर, थॉमसन, चैडविक। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड सोडी। उसके बाद में 262 नंबर हमारे पास प्रश्न, परमाणु के तीनों मौलिक कणों में परमाणु भार का सही क्रम होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं तो उनमें से सबसे भारी कौन सा होता है परमाणु भार के आधार पर? तो हम देखेंगे ऑप्शन हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद में 4 नंबर हमारे पास ऑप्शन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो परमाणु के अंदर सबसे भारी जो कण होता है वो न्यूट्रॉन होता है, उससे थोड़ा कम होता है प्रोटॉन और बिल्कुल कम होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका पहला जो ऑप्शन होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 263 नंबर हमारे पास प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक किस तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं? प्रकृति में सबसे अधिक किस तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृति में सबसे अधिक जो समस्थानिक पाए जाते हैं वो पोलोनियम के पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं? 27 पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 264 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित है। तो निम्न में से क्या सुमेलित है देखते हैं। कोबाल्ट 60, ये इधर लिखे हुए हैं समस्थानिक और इधर इनके उपयोग लिखे गए हैं। कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सोडियम 24 इसका रक्त शोधन में किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में सोडियम 131 थायराइड ग्रंथि में इसका बिल्कुल किया जाता है। उसके बाद यूरेनियम 235 परमाणु भट्टी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका है ऑप्शन हो जाएगा, यह सभी सुमेलित है। उसके बाद में 265 नंबर हमारे पास प्रश्न है, क्वांटम संख्या होती है। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, आकृति, उसकी दिशा बताने के लिए कुछ संख्याएं होती हैं, उनको क्वांटम संख्या कहा जाता है। और क्वांटम संख्याएं कितनी होती है देखते हैं, 5, 4, 6, 7। तो परमाणु के अंदर जो परमाणु की जो स्थिति, आकृति इलेक्ट्रॉन की बताई जाती है वो क्वांटम संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद में 266 नंबर हमारे पास प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित है मुख्य क्वांटम संख्या। अब 4 क्वांटम संख्या होती है, इनके ये क्वांटम संख्या है और ये इनके खोज करता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य जो क्वांटम संख्या होती है कोष को बताती है। हमने कहा था ना कोष क्या होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के नाभ, इलेक्ट्रॉन का जो केंद्र होता है उसको नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर ये वर्ताकार पथ बने होते हैं, इन वर्ताकार पथों को क्या कहा जाता है? कोष कहा जाता है। और ये कोष n बराबर में होते हैं, तो इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। और कोष की संख्या कौन बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या बताती है। और मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसकी खोज किसने की थी, किसने बताया था इसके बारे में? नील्स बोर ने बताया था। उसके बाद में द्वितीय क्वांटम संख्या जिसको L से लिखा जाता है, यह उपकोष की संख्या बताती है। और इसकी खोज या इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सोमरफेल्ड ने बताया था। उसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या, और तीसरी जो क्वांटम संख्या होती है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, इसको M से लिखा जाता है। यह उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताती है। और इसकी खोज किसने की थी? श्रोडिंगर ने की थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 4 नंबर होती है चक्रण क्वांटम संख्या जिसको S से लिखा जाता है। इसकी खोज या इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? उलेनबेक व गाउट ने बताया था। तो ये सभी की सभी सारी सही है। ये इधर क्वांटम संख्या है, ये इनके खोज करता है। और चक्रण क्वांटम जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा बताती है। उसके बाद में हमारे पास 267 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में होती है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें क्या होती है? 7 आवर्त
18 वर्ग। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, शुष्क बर्फ का सूत्र है। शुष्क बर्फ का सूत्र है जिसको ठोस बर्फ कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन CO2, O2, H2O, O3। तो ये ऑक्सीजन, ये क्या होती है, जल, और ये ओजोन होती है। तो शुष्क बर्फ हमारे पास इसका सूत्र हो जाएगा CO2। उसके बाद में 269 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र क्या होता है, NaNO3, और जिसको क्या कहा जाता है, चिल्ली साल्ट पीटर। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र क्या होता है, KNO3, और इसको क्या कहा जाता है, भारतीय साल्ट पीटर। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। तो ये 3 सुमेलित है, तो यह ड इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 270 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। जो घरों के अंदर बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, हीलियम प्लस में हाइड्रोजन, 2 नंबर ऑप्शन ऑर्गन प्लस नाइट्रोजन, 6 नंबर हीलियम प्लस में ऑक्सीजन, और 10 नंबर ऑप्शन है ऑर्गन प्लस ऑक्सीजन। तो विद्युत जो बल्ब होता है उसके अंदर जो गैसों का मिश्रण होता है वो ऑर्गन प्लस में नाइट्रोजन होती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, ऑर्गन प्लस में नाइट्रोजन। उसके बाद में 271 नंबर हमारे पास प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में सबसे अधिक किस तत्व की होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, किसी भी परमाणु के वार्तम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जो ऊर्जा निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता होती है एक प्रकार से। तो सबसे अधिक किस तत्व की होती है आवर्त सारणी में, क्लोरीन, सीजियम, उत्कृष्ट गैस, इनमें से सभी की। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन की होती है, सबसे कम जो होती है सीजियम की होती है, और उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। तो ये तीनों ध्यान रखना, सबसे अधिक क्लोरीन की होती है। उसके बाद में 272 नंबर हमारे पास प्रश्न है, भूमि की ऊपरी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो भूमि की जो ऊपरी सतह है उस पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और भूमि के अंदर एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। ये दोनों ध्यान रखना। उसके बाद में हमारे पास 273 नंबर प्रश्न, ट्यूबलाइट में होती है। ट्यूबलाइट में क्या होती है, पहला ऑप्शन पारा प्लस में ऑर्गन, 2 नंबर ऑर्गन प्लस में नाइट्रोजन, 3 नंबर हीलियम प्लस में नाइट्रोजन, 4 नंबर ऑप्शन हीलियम प्लस में ऑक्सीजन। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ट्यूबलाइट होती है उसमें पारा की वाष्प और ऑर्गन गैस भरी रहती है। उसके बाद में 274 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर बन जाता है। जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनायन बनाता है, धनायन से क्या बन जाती है, धातु बनती है। उसके बाद में 275 नंबर हमारे पास प्रश्न, निम्न में से जल में क्रियाशील होगा, सोना, चांदी, सीसा और सोडियम। तो जल में कौन क्रियाशील होता है, सोडियम जल में क्रियाशील होता है। उसके बाद में 276 नंबर हमारे पास प्रश्न है, सर्वाधिक तन्य धातु होती है। तन्य धातुओं का गुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, जैसे तन्य एक धातु का ही गुण है। तो इसमें पूछा गया सर्वाधिक तन्य, तन्य का अर्थ होता है जिसको पीट कर लंबी तार के रूप में बदलना, लंबी तार के रूप में बदलने को तन्यता कहा जाता है। तो तन्य धातु कौन सी है, ऑप्शन है हमारे पास पहला सोना, दूसरा चांदी, 3 नंबर तांबा और 4 नंबर हीरा। तो सबसे जो तन्य धातु होती है वो कौन सी होती है, सोना। सोने की 1 ग्राम सोने से 1 किमी यानी 1 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है।
उसके बाद में 277 नंबर हमारे पास प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु होती है। तो ये प्रश्न भी धातुओं का गुण है। तो हमारे पास ऑप्शन चांदी, हीरा, सोना, तांबा। आघातवर्धनीय से तात्पर्य होता है किसी भी धातु को पीट कर चादर के रूप में बदलना। तो ये गुण सबसे अधिक किस में पाया जाता है? चांदी में पाया जाता है। उसके बाद में 278 नंबर हमारे पास प्रश्न है, लोह धातु का उदाहरण नहीं है। लोह धातु का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास लोहा, स्टील, कोबाल्ट, सोना। तो हमें ये देखना है कि लोह धातु कौन सी होती है। यानी लोह धातु वो होती है जिनमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और कार्बन पाए जाने के कारण इनमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं? लोहा होती है, स्टील होती है और कोबाल्ट होती है। तो अलोह धातु कौन सी होती है? सोना होती है, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। उसके बाद में 200 आगे बढ़ा हमारे पास प्रश्न है, मानव ने अपने जीवन में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले किसका उपयोग किया? ऑप्शन हमारे पास तांबे का, सोने का, चांदी का, लोहा का। तो सबसे पहले जो मानव ने उपयोग किया था, तांबे धातु का उपयोग किया था। उसके बाद में हमारे पास 280 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ियों की नंबर प्लेट व विज्ञापन बोर्डों को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? रेडियम धातु का उपयोग किया जाता है। 281 नंबर हमारे पास प्रश्न है, वाष्पशील धातु है। वाष्पशील धातु से अर्थ होता है जो बाहर के वातावरण की जल वाष्प से क्रिया करती है। तो कौन सी वाष्पशील धातु है? जस्ता, कैडमियम, पारा, तीनों। तो ये तीनों ही धातु वाष्पशील होती है। उसके बाद में 282 नंबर हमारे पास प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल वर्णक में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, 2 नंबर ऑप्शन सोडियम, और 3 नंबर कैडमियम, और 4 नंबर तांबा। तो उसमें मैग्नीशियम पाई जाती है। क्लोरोफिल होता है पत्तियों में पाया जाता है, यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में हमारे पास 283 नंबर प्रश्न है, सुमेलित है। पित्तल मिश्र धातु है। यहाँ पर ये इधर मिश्र धातु है, ये बनी हुई। यानी पित्तल किन से मिलकर बना होता है? तांबा प्लस में जस्ता। जो पित्तल होता है उसमें तांबे की मात्रा कितनी होती है? 70%। और जस्ते की मात्रा कितनी होती है? 30%। बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद में रोल्ड गोल्ड, जिसे आभूषण बनाए जाते हैं, उसमें तांबा कितने प्रतिशत होता है? पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तांबा 90%, और एल्यूमिनियम कितना होता है रोल्ड गोल्ड में? 10%। उसके बाद में सोल्डर धातु, या उसको टांका धातु भी कहा जाता है। तो वो किससे मिलकर बनी होती है? टीन प्लस में लेड से मिलकर बनी होती है। इसमें टीन की मात्रा कितनी होती है? 60%, और लेड की मात्रा कितनी होती है? 40%। और टीन प्लस में लेड से एक और धातु बनी होती है, जिसको क्या कहा जाता है? फ्यूज। फ्यूज जो तार होती है वो भी टीन व लेड से मिलकर बनी होती है। उसमें टीन का प्रतिशत फ्यूज तार में होता है 67%, और लेड का जो प्रतिशत होता है वो 3.33% होता है। उसके बाद में हमारे पास 284 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक किस तत्व के होते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। यानी सर्वाधिक यौगिक उसी के होंगे जो सबसे अधिक जिसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता हो। तो सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण किस में पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है। उसके बाद में 285 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कार्बन के अपरूप है। अपरूप से यहाँ पे तात्पर्य होता है जिसके भौतिक गुण जिनको हम देख पाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण तो होते हैं अलग अलग। अपरूप से तात्पर्य जिसके भौतिक गुण अलग अलग और रासायनिक जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। मतलब रासायनिक गुण तो कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन इनकी संरचनाएं होती है, इनकी आकृति होती है जिनको हम देख पाते हैं, वो अलग अलग होती है। तो कार्बन के अपरूप, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा,
ग्रेफाइट और फ्लोरीन, तो ये सभी इसके अपरूप हैं। उसके बाद में 286 नंबर हमारे पास प्रश्न, लाफिंग या हंसी पैदा करने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो गैस होती है वो क्या होती है? हंसी पैदा करने वाली होती है, जिसका सूत्र क्या है? N2O। उसके बाद में 287 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अम्लराज एक्वारेजिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्लराज या एक्वारेजिया बनता है। अम्लराज जो होता है वो सोना व चांदी को पिघलाने का काम करता है। इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। किससे मिलकर बना होता है? HNO3 प्लस में HCl से मिलकर बना होता है। इसका अनुपात होता है 1:3, यानी 1 भाग HNO3 का और 3 भाग HCl से मिलकर अम्लराज बनता है। उसके बाद में 288 नंबर प्रश्न हमारे पास, ऑक्सीजन का अपरूप है। अपरूप अभी हमने बात की, तो ऑक्सीजन का अपरूप कौन सा होता है? ओजोन, O3 से लिखा जाता है जिसको। उसके बाद में 289 हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित है। दामन सोडा, इधर लिखे हुए पदार्थों के नाम और इधर लिखे हुए हैं सूत्र। दामन सोडा Na2CO3H2O, तो बिल्कुल सही है। दामन सोडे का सूत्र क्या होता है? Na2CO3H2O। उसके बाद में खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बिल्कुल सही है। सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक भी कहा जाता है, तो ये होता है साधारण नमक, जिसका सूत्र होता है NaCl। तो ये सारे के सारे क्या है? सुमेलित हैं। उसके बाद में हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतदाता की अंगुली पर निशान लगाने के लिए अमिट स्याही बनाई जाती है। तो अमिट स्याही किसके द्वारा बनाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद में 291 नंबर हमारे पास प्रश्न है, हीरे की संरचना होती है। हीरा जो कार्बन का अपरूप है, उसकी संरचना क्या होती है? समचतुर्भुज, जिसको समचतुष्फलकीय भी कहा जाता है, त्रिभुज के आकार की, आयत के आकार की, या षटकोणीय। तो हीरे की जो संरचना होती है समचतुष्फलकीय या समचतुर्भुज के समान होती है। उसके बाद में 292 नंबर हमारे पास प्रश्न है, भारत में घरों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला उपयोग में लिया जाता है? तो भारत के घरों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला उपयोग में लिया जाता है? तो 4 प्रकार के कोयले होते हैं। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन, बिटुमनी, पीट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट। तो भारत के अंदर जो घरों में जिसको घरेलू कोयला भी कहा जाता है, तो कौन सा है? बिटुमनी कोयला काम में लिया जाता है। उसके बाद में पिछली बार रीट 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। उसमें ये पूछा गया था कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस कोयले में पाई जाती है? तो कार्बन की सबसे अधिक मात्रा एंथ्रेसाइट में पाई जाती है और सबसे कम पीट में पाई जाती है। उसके बाद में 293 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए? ऑप्शन, एथिलीन, ऑक्सीजन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो एथिलीन गैस का उपयोग होता है गैसों को, कच्चे फलों को पकाने में। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 294 नंबर, LPG रसोई गैस मिश्रण है, जिसको एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस रसोई गैस भी कहा जाता है जिसको। तो इसका मिश्रण रसोई गैस जो होती है किन से मिलकर बनती है? तो प्रोपेन प्लस में ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस है। 295 नंबर हमारे पास प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सी गैस प्रोड्यूसर गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन CO+ में यदि N2 आपको लिखा है तो वो कौन सी गैस होती है? प्रोड्यूसर गैस होती है। उसके बाद में 296 नंबर हमारे पास प्रश्न है, भाप, अंगार या जल गैस है। तो भाप, अंगार या जल गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन। अभी हमने देखा CO+ में यदि N2 आए
तो वो कौन सी गैस होती है? प्रोड्यूसर गैस होती है। यदि आए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में H, तो वो कौन सी गैस होती है? भाप अंगार या जल गैस होती है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर। उसके बाद में 297 नंबर हमारे पास प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले किस यौगिक को तैयार किया गया था? यूरिया को तैयार किया गया था। उसके बाद में 298 नंबर, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो दो प्रकार के पदार्थों में परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ पर जैसे ही कोई भारी अवस्थाएं लगती है, जैसे ताप, बल, तो वो पदार्थ क्या होती है? उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जैसे ये अवस्थाएं हटती है तो वापिस क्या बनता है? वापिस वो मूल पदार्थ में आ जाता है। जैसे मान लो हम बात करते हैं, जैसे बर्फ होती है, बर्फ को यदि थोड़ा सा गर्म कर दें, थोड़ा सा क्या कर दें? गर्म कर दें। बर्फ को थोड़ा सा गर्म करने पर क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। और इस द्रव को और गर्म कर दें तो क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगी। तो यहाँ देखो, हमने बर्फ में क्या बढ़ाया? थोड़ा सा ताप बढ़ाया, वो ताप बढ़ाने से वो क्या बन गया? द्रव बन गया। और इस द्रव को थोड़ा सा और गर्म करें तो यह क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगी। अब हम क्या करें कि इसमें जैसे क्या था, परिभाषा क्या थी कि भारी अवस्थाएं, ताप दाब लगे तो वह कोई भी जो पदार्थ होता है वह अवस्था उसकी परिवर्तित हो जाती। ये ठोस था और यह थोड़ा सा अवस्था लगी किसकी? ताप की, तापमान लगा तो यह क्या बन गया? द्रव बन गया। लेकिन ये जैसी अवस्था हटेगी वापिस, जैसे तापमान की अवस्था हटेगी तो यह द्रव वापिस किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बर्फ से जो द्रव बने उससे वापिस बर्फ कभी न बने। तो यह परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। ये प्रक्रम चलता ही रहता है। जैसे बर्फ का ताप बढ़ा तो द्रव को ठंडा किया तो बर्फ बन जाएगी। तो ये परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल क्या होते हैं? पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो जो बर्फ है वो भी H2O से मिलकर बनी होती है, द्रव है वो भी H2O से, और वाष्प है वो भी किससे मिलकर बनी होती है? H2O से बनी होती है। जैसे द्रव को गर्म करने पर वाष्प को वापिस इकट्ठा करेंगे तो द्रव बन जाएगा। तो सेम पदार्थ वापिस बन जाता है परिस्थितियां हटते ही। तो हमारे पास पूछा गया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। लोहे का चुंबक में बदलना, बिल्कुल सही है कि लोहा होता है चुंबक, लोहा का चुंबक में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन जो भोजन का पाचन है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। उसके बाद में 299 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। ऑप्शन भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। जो मोमबत्ती होती है उसमें दोनों ही परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। अब जो मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं? जो मोमबत्ती होती है और उसका बाहर का जो मोम होता है वो पिघलता है, जब वो जलती है तो वो मोम पिघलता है। इस मोम को वापिस हम मोमबत्ती के रूप में उपयोग ले सकते हैं। तो वो तो हो गया मोम का पिघलना, तो हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसकी जो बत्ती होती है, धागा होता है, वो क्या होता है? साथ साथ में जलता जाता है। उस धागे को हम वापिस उस धागे में नहीं बदल सकते, तो वो हो गया इसका रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना दोनों ही उदाहरण होते हैं। उसके बाद में 300 नंबर हमारे पास प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? हमारे पास ऑप्शन पहला, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का, योगशील अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का। तो लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण अपचयन का उदाहरण होता है। तो ये थे 6 नंबर वीडियो के 50%। यदि इसकी आपको वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की
रंगीन PDF प्राप्त हो जाएगी। अब वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें ताकि आपको लाभ हो सकें। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।